हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर एच। तो इस वीडियो में मैं इंटरसेप्टर के बारे में क्या क्या उसको राइडिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को आता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, छोटा मोटा उस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे बाइक को लाए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया है। तो इस 3 साल में मेरे को चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम आया है, क्या क्या दिक्कत आया है, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने छोटा मोटा क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है कि कंपनी को ये थोड़ा मॉडिफाई करने से, इसको थोड़ा चेंज करने से और भी ज़्यादा अच्छा होता, ये मुझे लगता है। तो उस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो एक बात मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने बाइक में जो भी सेटिंग्स, मतलब जो भी सब परफॉर्मेंस के लिए जो भी सब मतलब प्लेस किया हुआ है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। तो बहुत ही सोच समझ के उन्होंने इसको बनाए हैं। तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि कंपनी का फॉल्ट है ये। मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया है, मुझे क्या क्या इसमें लगा कि ये सब चेंजेस करने से और भी ज़्यादा अच्छा होता, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम तो छोटा मोटा ऐसा 6-7 प्रॉब्लम है, लेकिन 3 प्रॉब्लम मुझे भी और हर एक इंटरसेप्टर वाले को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मेरे ख्याल से। तो तीनों पॉइंट ये है कि आपका जो इंटरसेप्टर का जो मिरर है, दूसरा है जो फ्यूल का जो मीटर का जो सिग्नल है, फ्यूल का जो, और तीसरा है जो पिलियन पैसे पीछे बैठता है, उसको बैठने में बहुत तकलीफ आता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम तो कॉमन है, हर एक इंटरसेप्टर राइडर को ये तीनों प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले हुआ मिरर की बात। तो उसका जो मिरर है, देखने में तो उसका क्वालिटी अच्छा है। आपका क्रोम फिनिश रहेगा, राउंड का है, तो गाड़ी पे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन चलाने के टाइम में रियर का जो व्यू है, तो वो पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। मतलब उसका जो रियर में जब आप मिरर में देखते हैं, तो पीछे का जो एरिया है वो आपको क्लियरली सारा विजिबल नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से मिरर को थोड़ा चौड़ा करने से, स्क्वायर साइज़ का करने से, जैसे एवेंजर का रहता है, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये गया आपका मिरर का, ठीक है। दूसरा वाला दूसरा वाला प्रॉब्लम आपका ये है कि जो रियर में जो आपका पिलियन जो बैठता है बाइक में, तो उसका जो फुट पैग है, पिलियन का जो फुट पैग है, तो वो ज़्यादा पीछे की तरफ है। मतलब आपका नी ज़्यादा बेंड करके आपको बैठना पड़ता है। तो लॉन्ग ड्राइव में नी में शायद मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के बाद ही नी में आपका प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा दर्द ऐसा महसूस होने लगता है। और पीछे का जो सीट है वो बहुत डाउन है, जो पीछे जो बंदा बैठेगा वो सामने का व्यू सही तरीके से देख नहीं पाता है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आइदर पीछे का हाइट थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, और फुट पैक का जो पोजीशन है उसको थोड़ा आगे की तरफ देने से मेरे ख्याल से पिलियन कंफर्टेबली बैठ सकता है। ये गया आपका दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम आपका ये है कि इंटरसेप्टर का जो फ्यूल का जो गेज है, फ्यूल का जो रीडिंग है, जो डिजिटल में जो आता है, वो सभी इंटरसेप्टर में ही ऐसा मतलब फॉल्ट रहता है। फॉल्ट का मतलब ये है कि मतलब जो उसका जो फ्यूल का जो रीडिंग है,
वो सही नहीं दिखा रहा है। मतलब अगर आप टैंक फुल कर दो तो उसमें शायद डिजिटल में 7 डंडा रहता है फुल कर देने से, और 7 से 6 होता है गाड़ी चलाने के बाद, चलाते रहिए 6 होता है, 6 से 5 होता है, 5 से डायरेक्ट चला आता है 2 में, और 2 से डायरेक्ट ब्लिंक होने लगता है। लेकिन ब्लिंकिंग में मैं ये जज किया कि वो ब्लिंकिंग में ही उसमें 3 से 4 लीटर तक पेट्रोल उसमें रिजर्व में रहता है, सेविंग्स में रहता है 3 से 4 लीटर पेट्रोल। तो वो जो डिजिटल का जो रीडिंग है वो उसका एक्यूरेसी सही नहीं है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करने से और भी बेहतर रहता है। ये गया आपका तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम आया आपका उसका हेडलाइट का बल्ब। तो इंटरसेप्टर का रियर का और फ्रंट हेडलाइट का जो बल्ब है वो हालोजन है। फ्रंट बल्ब का वाटेज है आपका 55 वाट, 60 वाट। अगर आप डिपर पे चला रहे हो तो 55 वाट कंजप्शन होता है। अगर आप हेड पे चला रहे हो तो 60 वाट कंजप्शन होता है। 55/60 उसका वाटेज का रेटिंग रहता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। अगर उसको रियर का भी आपका 5 वाट का मतलब कॉइल वाला बल्ब दिया गया है, तो मेरे ख्याल से अगर हेडलाइट को एलईडी में कन्वर्सन किया जाता है अच्छे क्वालिटी का, तो उसका वाटेज बहुत सेविंग हो पाएगा। एलईडी में कंजप्शन भी बहुत कम रहेगा, 30 वाट 35 इस ये तो इनफ ही रहेगा आपका लाइटिंग के लिए। ये ब्राइटनेस के लिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा आपके लिए। तो इसको एलईडी में मॉडिफाई करने से मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। 5वां प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रेनी सीज़न है, अगर बारिश में आप गाड़ी बाहर रखे हैं वो भीग रहा है, तो रेनी सीज़न में उसका स्विच का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। स्विच के अंदर पानी चला जाता है, मीटर का जो है मीटर के अंदर भी फॉग जैसा हो जाता है, क्लियरली विजिबिलिटी नहीं आता है। तो रेनी सीज़न में बाइक में उसका जो स्पार्क प्लग है उसके अंदर भी पानी जम जाता है। अभी तो मेरा तो BS4 है, BS6 में अभी प्लग का जो कैप है, कैप के चारों तरफ एक रबर दिया जाता है BS6 में, जो कि प्लग के अंदर पानी नहीं जा पाता है, लेकिन BS4 में तो वो नहीं है, उसको लगाना पड़ेगा। तो रेनी सीज़न में ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। 6 नंबर वाला पॉइंट ये है कि आपका जो इंटरसेप्टर जो फ्रंट सकअब्जर है, फ्रंट सस्पेंशन है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। मतलब अगर उसको थोड़ा हार्ड जैसा उसका अंदर का जो स्प्रिंग कॉइल है, अगर उसको थोड़ा या ऑयल को ज़्यादा ऑयल का ग्रेड थोड़ा बढ़ाया जाता तो सस्पेंशन थोड़ा हार्ड होने से थोड़ा चलाने में, ऑफ रोड में चलाने में थोड़ा मज़ा लगता है। लेकिन इसका सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा हार्ड करने से चलाने में, ऑफ रोडिंग चलाने में थोड़ा और भी मज़ा आता है। 7 नंबर वाला प्रॉब्लम ये ज़्यादातर इंटरसेप्टर में दिखाई देता है। गाड़ी अगर 60 किलोमीटर से ज़्यादा चल रहा है तभी आप हैंडल को छोड़ देते हैं तो ओबलिंग इशू ज़्यादा आता है। बहुत ज़ोर से बाइक ओवल करता रहता है, उसका हैंडल मतलब ऐसे-ऐसे बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो में, एक डेमो जैसा आपको दिखा दूँगा। वो ओवल प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा आता है, बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। तो उसका सही रीज़न क्या है अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें करते हैं, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये चेंज कर दो, आपका सही आ जाएगा। तो लेकिन अभी तक तो मैंने सही तरीके से जज नहीं किया है कि उसका मेनली प्रॉब्लम क्या है। कुछ बंदे बोलते हैं कि उसका जो आपका जो हैंडल का जो बार का जो एंड है, उसको आप थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लगा लो, तो आपका ओबलिंग इशू बंद हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो रियर का जो टायर है, टायर का साइज़ थोड़ा बढ़ा दो, टायर की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। रियर का और फ्रंट का दोनों का टायर का साइज़ चेंज कर दो, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम
नहीं आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो प्रीलोडर फॉर्क का कैप है, मैं इमेज में सब आपको दिखा दूंगा। प्रीलोडर एक कैप आता है, फॉर्क का कैप आता है, फॉर्क के ऊपर की साइड में, हैंडल के ऊपर की साइड में वो दोनों लगता है। उसका प्राइस 4000 से 5000 ऐसा कुछ आता है, अच्छी क्वालिटी का। तो प्रीलोडर लगा दो, उसको एडजस्ट कर दो, स्कल्पचर हार्ड होगा और ओबलिंग भी नहीं होगा, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। और भी ऐसे कुछ बोलते हैं कि आपका जो स्पोक का जो अलाइनमेंट होता है वो आपका सही तरीके से नहीं है। तो स्पोक अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको कर दो। उसको कर देने से आपका सही रहेगा। और कुछ बंदा बोलते हैं कि आपका जो फ्रंट का जो सस्पेंशन का ऑयल है उसका ग्रेड बढ़ा दो, थोड़ा मोटा वाला ऑयल डाल दो और क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दो ऑयल का, तो आपका ये ओबलिंग इशू बंद हो जाएगा। तो अभी तक तो मैंने सही तरीके से जांच नहीं किया है कि इसका मेनली प्रॉब्लम क्या है। तो जब सॉल्व होगा तो आपको मैं एक्यूरेट थिंग बताऊंगा कि मेरा भी ऐसा होता है। एक्यूरेट थिंग बताऊंगा कि क्या करने से ये ओबलिंग इशू बंद होगा। मेरा भी ओबल नहीं हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मतलब होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। तो इसका सॉल्व करके भी मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से बस यही 6-7 प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादातर मतलब सही नहीं लगा। मेरे को वो ऐसा फीलिंग हुआ कि सब ये 6-7 पॉइंट अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा भी लोगों का बहुत सारा कंप्लेन है जो कि मेरे ख्याल से वो सब सही नहीं है। तो इंटरसेप्टर राइडर ये बोलते हैं कि आपका जो हैंडल है वो उसका पोजीशन ठीक नहीं है, उसका राइज़र लगा के बढ़ा दो, चलाने में कंफर्ट लगेगा। तो मैं भी तो लॉन्ग में गया हूँ, मेरे को हैंडल में ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से हैंडल सही है। रस्टिंग इशू जो बोलते हैं, रस्टिंग इशू तो बारिश में भीगने से तो मेटल का पार्ट तो रस्ट होगा, उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। WD-40 या केरोसिन से उसको साफ़ करने से रस्टिंग का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत जा सकता है। सीट का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, सीट ज़्यादा सॉफ्ट है, लॉन्ग ड्राइव के लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तो सीट तो सही है। मैं तो लॉन्ग पे भी गया था, 1500 किलोमीटर ड्राइव करके गया था, तो सीट का ऐसा मेरा ज़्यादा कुछ मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है। मैं एक एक्स्ट्रा आपका जो एयर सीट आता है उसको लगाया था, लेकिन एयर सीट में मेरे को ज़्यादा कंफर्ट नहीं आया, अनकंफर्टेबल फील हुआ। लेकिन बहुत सारा आदमी बोल रहे हैं कि एयर सीट तो बहुत अच्छा है, आपका बैक पेन नहीं होगा, कंफर्ट रहेगा, लेकिन मेरे को सही नहीं लगा। मेरे को कंपनी का सीट जो है वही मेरे को बेहतर लगा है। उसका लुक भी बहुत अच्छा है, गाड़ी का लुक जो पतला वाला है, गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा मतलब वो बढ़ा देता है। टायर का प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि टायर इंटरसेप्टर की इंजन के हिसाब से टायर बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अगर टायर की साइज़ बढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इंजन के हिसाब से टायर सही है, चलेगा, इंडियन रोड के लिए उतना ही टायर सही है। वैसे भी इंटरसेप्टर का तो फ्यूल इकोनॉमी तो बहुत कम है, फ्यूल का जो माइलेज है वो तो बहुत कम है। अगर टायर का साइज़ बढ़ा दिया जाएगा तो और भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से टायर सही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्यूबलेस करवा दो, इतना भारी गाड़ी है, पंक्चर हो जाएगा तो स्पोक में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, मतलब स्पोक को पूरा खोलने में ज़्यादा तकलीफ होगा, उसको पंक्चर रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अलॉय कर दो, ट्यूबलेस कर दो तो सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। कंपनी ने जो स्पोक दिया है वो बहुत ही मजबूत है, मतलब उसका सस्पेंशन स्पोक का काम ही कुछ अलग है। उसका एक अलग से वीडियो आप देख लेंगे, मैं उसको बनाया नहीं, बनाने के बाद आप देखेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑफरोडिंग व्हीकल है, बड़ा बड़ा दूसरे कंपनी का ऑफरोडिंग व्हीकल है कॉस्टली टाइप का, तो उसमें भी स्पोक व्हील आता है। तो स्पोक का बहुत ही अलग काम रहता है, अलॉय से स्पोक बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से।
और जो पार्ट की बात कर रहे हैं इंटरसेप्टर का, जो जितना भी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर बोलो कि रॉयल एनफील्ड जितनी भी बाइक है, अगर रॉयल एनफील्ड की पार्ट्स की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ख़राब तो बहुत जल्दी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ख़राब होता है। और प्राइस भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, उस हिसाब से तो प्राइस तो एनफील्ड का तो प्राइस तो पार्ट्स का प्राइस तो बहुत ही कम है। दूसरे कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रॉयल एनफील्ड का स्पेयर का प्राइस बहुत कम पड़ेगा आपको। दूसरा है कुछ लोग बोल रहे हैं कि हीटिंग इशू। 650 इंजन है, कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो हीटिंग तो होगा ही। उतना भी ज़्यादा हीट मेरे को नहीं लगता, हीटिंग होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है कि अनकम्फर्टेबल फील हो। तो लॉन्ग में तो हीटिंग का जो इशू है, लॉन्ग में आप बाइक चलाइए, उसका हीट मतलब मैक्सिमम एक लेवल तक जाता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप जो दूसरा बंदा जैसे बोल रहे हैं कि हीटिंग बढ़ता रहा है, बहुत ज़ोर से हीट हो रहा है सिटी में, अब लॉन्ग में आप जाओगे तो मेरे ख्याल से तो हीट होके तो पूरा एकदम लोहे के जैसा गर्म होके पूरा रेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हीटिंग का उसका एक लेवल है, उतना लेवल तक ही हीट होके वो कांस्टेंट रहता है, उससे बढ़ता नहीं। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे को सुनाई दिया। वीडियो पे भी मैं देखा है कि इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम उतना ज़्यादा मतलब मेजर नहीं है। आपके ख्याल से डिफरेंट राइडिंग के हिसाब से, डिफरेंट राइडर के हिसाब से लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 6-7 पॉइंट ही जो मैंने आपको बताया, यही प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा बहुत सही नहीं लगा, बाकी और सब कुछ सही है। तो हर एक पार्ट में मैं एक एक इमेज दे रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी दे रहा हूँ। फ़ोटो में आप देख लीजिएगा कौन सा पार्ट क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या चेंज करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ को क्या-क्या नाम से बुलाया जाता है। तो इमेज आप थोड़ा देख लीजिए, इमेज में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके नीचे भी मैं लिख दूँगा इसका स्पेयर का नाम क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।